नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फ्लैट कारोबार। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज एक रेंज में, वहीं इंडिया विक्स में 2% से ज़्यादा की बढ़त। अच्छे बिजनेस अपडेट्स से एफएमसीजी कंपनियों में तेजी का रुख खाया। इंडेक्स करीब 1% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर और डाबर 3 से 5% तक चढ़े और बने वादा के टॉप गेनर्स। उधर एचयूएल करीब 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। अच्छे अपडेट से नाइका करीब 2% ऊपर बिग स्टॉक्स में हुआ था आज। बिल्कुल सटीक एनालिसिस। डिफेंस शेयरों में बिकवाली, इंडेक्स करीब 1.5% कमजोर, निफ्टी का टॉप लूजर बना बीईएल, वहीं भारत डायनामिक्स एफएनओ के टॉप लूजर्स में शुमार। मजगांव डॉक और गार्डन रीच में भी गिरावट। भारतीय वक्त के अनुसार आज रात करीब 9:30 पर अमेरिका से जारी हो सकती है ट्रेड डील की चिट्ठी। यूएस के कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स पर जीरो हो सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। भारत ने की स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी घटाने की मांग। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। वीरू और मेरे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में मानस जायसवाल और आशीष बहेती पिछले शो से हमारे साथ बने रहेंगे। अमित सेठ और सौमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद हम जोड़ेंगे कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जी को, उनसे होगी खास चर्चा। और उसके बाद मार्केट टेक्निकल्स पर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से बातचीत होगी। ये सब कुछ ही देर में। इससे पहले एक रुख जरा मार्केट का करते हैं। आज मार्केट में निफ्टी में कुछ मूव है नहीं, एक्चुअली एकदम फ्लैट है। तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़ा, जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। गोदरेज कंज्यूमर आज का स्टॉक ऑफ द डे, करीब 5% ऊपर इस समय, अभी भी एफएनओ का टॉप गेनर। उसके अलावा आईएफएल फाइनेंस, डाबर, एचयूएल, नाइका, डिक्सन टेक, एलएनटी फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, एशियन पेंट्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी है। और जहाँ गिरावट है उनमें इंडस टावर, जुबिलेंट फूड वर्क्स, बीईएल, भारत डायनामिक्स, नैल्को, सोलार इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आपको इस समय गिरावट दिखाई देगी। वीरू, अच्छा, ये थी बाजार की छोटी सी समरी। अच्छा, मेरे को आपको कुछ बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। अनुज वीकेंड पे रायपुर में थे। अनुज, एक कार्यक्रम समृद्धि है, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम अच्छा रहा। और कौन कौन मिला? मेरे ख्याल से बड़ा अच्छी चर्चा भी हुई होगी आपकी। ये आपका सम्मान भी किया गया उनके वित्त मंत्री द्वारा और पूरी वहाँ की सीए लॉबी द्वारा। कैसा रहा कार्यक्रम अनुज? और ये जो कैपिटल मार्केट इन्होंने जो वेल्थ क्रिएट करी है, उस पर इस कार्यक्रम में क्या चर्चा हुई? और मेरे ख्याल से मधु केला भी आपके साथ मौजूद थे इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, मधु केला जी थे, छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी जी थे, और बहुत ही शानदार ये इवेंट रहा मेरा। और मैं सच बताऊं तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था सुबह आपको कि ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है जब इस तरह से ये जो हम टीयर 2 सिटीज़ में, रायपुर ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ की राजधानी है, लेकिन क्या होता है ना वीरू, हम में से काफ़ी लोग ना कुछ स्टेट्स को लेकर या सिटीज़ को लेकर धारणा रखते हैं अलग तरीके की। जब वहाँ जाएँ ना तो पता चलता है ये जो हमारी देश की जो इक्विटी मार्केट में जो ग्रोथ आ रही है, जो ना सिर्फ इक्विटी मार्केट में ओवरऑल जो ग्रोथ आ रही है ना, ये आपको मुंबई में रहकर सिर्फ या एक दो बड़े मेट्रोज़ में जाकर सिर्फ बेंगलोर, अहमदाबाद में नहीं पता चलेगा। ये आपको थोड़ा सा हिंटरलैंड में जाना होगा, और हिंटरलैंड में आप जाएंगे ना तो जिस तरीके की ग्रोथ है। और एक और चीज़, जो हमारी फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो अब इन्हीं सिटीज़ से आ रही है सबसे ज़्यादा। ठीक, मतलब मुंबई वगैरह में तो है ही खैर, लेकिन ये जो टीयर 2 सिटीज़ है ना, वहाँ नेक्स्ट लेवल क्रेज़ है। तो मज़ा आया बहुत भी। जी, और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी ये छोटे छोटे शहर और समृद्धि का केंद्र बनेंगे। समृद्धि यहीं से अगर आप देखें लोगों को चेस करेगी। खैर, ये इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ थी और ये दीप प्रज्वलित करते हुए अनुज मधु केला भी इस कार्यक्रम में थे। अब आते हैं आज की कॉल्स पे, और कॉल्स के क्रम में हमारे साथ 4 मेहमान मौजूद हैं। मानस जायसवाल, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, अमित सेठ, सौमिल मेहता फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। अमित, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के अमित? जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरी जो 2 ट्रेड्स रहेंगी, एक इंश्योरेंस सेक्टर से रहेगी और दूसरा एफएमसीजी से रहेगी। इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई प्रू लाइफ परसों भी दिया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, क्लियरली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले जो हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, उसका लो टूटा नहीं है, दैट वाज लाइक अ बेड रैप, और वापस हम टेंडेमा के ऊपर हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 647 647 का, और टारगेट्स रहेंगे 677 के।
दूसरा स्टॉक रहेगा मैरिको। मैरिको में भी हमने जो 2 दिन पहले गैप अप देखा था वो होल्ड कर रहा है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज के सत्र में भी मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगभग 725 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 755 के टारगेट्स रहेंगे मैरिको में। ओके चलिए, तो ये इस समय अमित जी के पिक आईसीआईसीआई प्रू और मैरिको, ये दो स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे मोमेंटम है। और आईसीआईसीआई प्रू तो पहले भी रेकमेंड किया था। अब आईसीआईसीआई प्रू ही था ना डायरेक्टर साहब दूसरा पिक? हाँ, तो उसको उसको दिखाइए ज़रा एक बार। 677 के टारगेट। सोमिल गुड मॉर्निंग। सोमिल, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग। मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है। दो सेक्टर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, फाइनेंशियल्स एंड रियल एस्टेट। सो पहला मेरा स्टॉक होगा डीएलएफ पे। डीएलएफ में एक बहुत कंसोलिडेशन चल रहा है कुछ समय से, और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ये एक्सपेक्ट करूंगा ऊपर की तरफ टूटे। स्टॉप लॉस है 818 पर और टारगेट होगा 880। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। इसमें एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, 10 डेली मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये अपना ट्रेंड रिज्यूम करेगा ऊपर की तरफ इन द शॉर्ट टर्म। स्टॉप लॉस होगा 2000 पे और टारगेट होगा 2150। ओके, ऐसे से लूम बार आपकी बाय कॉल। ये तो 4 ट्रेड्स हो गए। फ्रेश पर्सपेक्टिव जो नज़रिया था अमित जी का और सोमिल जी का। मानस, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? तो देखिए, पहले तो डाबर पे खरीदारी करेंगे क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो डाबर में 504 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 535 रुपए की टारगेट पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक मुथूट फाइनेंस का है, जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुथूट फाइनेंस में 2659 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 2735 2735 के टारगेट सेट कर लेंगे। ओके चलिए, आशीष बेती जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? जी अनुज जी, पावर सेक्टर में मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है, तो एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 333 का स्टॉप लॉस लगाना है एनटीपीसी में। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 345 एंड 350 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है एल&टी फाइनेंस का है। यहाँ पे भी मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है और स्टॉक काफी अच्छे से 200 का जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर सिग्निफिकेंटली कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। 204 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 212 और 215 तक के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी मार्केट की लॉन्ग टर्म की चर्चा की जाए। और बिग मार्केट वर्सेस में खास चर्चा के लिए हमारे साथ कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी मौजूद हैं। और विकास जी की ग्रोथ जर्नी हम सब ने देखी है। एक वो ईडलवाइज से उन्होंने लंबा सफ़र तय किया था, उसके बाद खुद का अपना फंड लॉन्च किया और काफ़ी शानदार ग्रोथ रही है वहाँ पर। और आई थिंक पिछले 6 सालों में, विकास जी गुड मॉर्निंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका AUM आई थिंक 10,000 करोड़ के पार निकल चुका है शायद, या तो अभी तो उससे भी ज़्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हम करीबन 12,000 के आसपास हैं, बट वो तो चलते रहता है मार्केट के साथ, ऊपर नीचे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऊपर ही रहे। और आपका टारगेट भी है $2 बिलियन का FY 26 तक। तो विकास जी गुड मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट की इस साल की अब तक की जर्नी को? क्योंकि इस मार्केट ने बहुत कुछ सहा पिछले साल सितंबर के बाद से। वो जो करेक्शन शुरू हुई थी फरवरी तक वो करेक्शन चली, लेकिन उसके बाद से मार्केट में भले ही स्पीड ब्रेकर्स आए हों, लेकिन ओवरऑल टेक्सचर पॉजिटिव रहा है मार्केट का। आप कैसे देख रहे हैं? तो ना देखिए, अपने जब बाजार की शुरुआत हुई थी, ये साल की जब शुरुआत हुई थी, तो थोड़ा सा आई थिंक मार्केट हीटेड था। फिर जो यूएस के रिलेटेड ट्रम्प टैरिफ की बात आई, वो सबसे थोड़ा सा करेक्शन हुआ। पर उसी के साथ साथ एक अच्छी इंडियन इकोनॉमी में एक अच्छी बात हो रही थी कि अपने नए जो आरबीआई गवर्नर साहब आए, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करने का माहौल चालू किया और जो लिक्विडिटी डेफिसिट लास्ट ईयर था उसको सरप्लस बनाया। आप देखोगे तो पिछली साल जब क्वार्टरली अर्निंग स्लो डाउन हुई थी दिसंबर क्वार्टर के बाद में, उसका एक बहुत बड़ा कारण था लिक्विडिटी स्क्वीज होना सिस्टम के अंदर। और और सो आई थिंक जो दोनों रिवर्सल हुए, वो शायद मुझे लगता है अप्रैल मई तक मार्केट काफी अप्रैल तक स्पेशली एक ग्लोबल कंसर्न के कारण इग्नोर कर रहा था, पर वो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रक्चरल पॉजिटिव थे। एक्चुअली मार्केट में अगर आप देखोगे तो हम हिस्ट्री से, अपन सब इन्वेस्टर्स रहे हैं वर्षों से, 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट के लिए मार्केट की ड्रीम सिनेरियो होती है जो हमने हमारे सामने हुई। और उसी ड्रीम सिनेरियो के अंदर
मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया, तो आपके पास एक्चुअली बहुत अच्छा सेटअप आया, क्योंकि रेट्स कम हो रही है और मार्केट आपको अच्छे भाव मिल रहे हैं। ये सेटअप बहुत रेयरली होता है। तो हमारा भी उस समय भी था और आज भी यही है कि स्ट्रक्चरली इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना थी। जो एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्क्वीज टेक्निकल इश्यू रिस्क आई थी, वो आई थिंक नए गवर्नर साहब ने आके एड्रेस कर दिया, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ का, कॉर्पोरेट ग्रोथ का है, वो मोमेंटम वापस बन जाएगा। तो हमारा मानना है Q1 से थोड़ा बनेगा, Q2 से थोड़ा और अच्छा इंप्रूव होगा, पर ये पूरे साल में अर्निंग जो ट्रेजेक्टरी है वो 14-15% की रहनी चाहिए। वो एक बहुत अच्छी शानदार ट्रेजेक्टरी है। और दूसरा हमारा ये भी मानना है कि स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो शॉर्ट टर्म टैरिफ रिलेटेड है, वो भी इश्यूज अभी धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है। जैसे आज अनाउंसमेंट आया है कि पहले मिनी डील होगी, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वो थोड़े बाद में डील किए जाएँगे, तो कुछ डिसरप्टिव नहीं हो रहा है। एक स्मूथ वे से आगे बढ़ा जा रहा है। तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक और कम्फर्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि बाज़ार अच्छा ही रहेगा। मैंने ये शायद हमारे एक अर्निंग्स कॉल पे बोला भी था, 15 अप्रैल को जब हमने किए थे, कि जिस टाइम पे जब ये कंसर्न सबसे ज़्यादा थी कि जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब कर रहे हैं, दैट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट ट्रम्प इज़ डूइंग। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट हैज़ प्लेड आउट, कि तो हमको हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ध्यान रखना है। इसमें कोई स्ट्रक्चरल रिस्क नहीं है। टेक्निकल रिस्क आती रहेगी, पर वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है, पार्ट ऑफ मार्केट है, हमेशा आएँगी। वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो आप कभी प्लान नहीं कर सकते। नहीं, वो बात बिल्कुल आपकी सही है। और ये स्पेस जैसा इसने काफ़ी आउट परफॉर्म भी किया है, जो खासतौर से जो NBFC स्पेसेस हैं और बैंकिंग स्पेसेस हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी दिखाया है। विकास जी, एक आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि आपके, अगर मैं पोर्टफोलियो को देखूं, ऑब्वियसली मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, लेकिन BFSI क्रेडिट की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है 22% की, और फार्मा और API की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। ये स्पेसेस आपको लग रहा है यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेंगी दोनों? जी, बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है हम शुरुआत के, इस वर्ष के शुरुआत से ही हमने, जब जब हमने देखा कि आरबीआई गवर्नर ने आके पॉलिसी चेंज किया है, तो हम सिग्निफिकेंट ओवरवेट हो गए थे आईटी कंपनी, अपना बैंकिंग कंपनीज के अंदर। क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इमीडिएटली बैंक्स को ही मिलता है। बाकी इकोनॉमी को थोड़ा-थोड़ा धीरे परकोलेट डाउन होता है। तो हम, और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो बैंक सबसे बड़े अंडर परफॉर्मेंस थे। तो अगेन आपको एक ऐसी सिचुएशन मिली कि अंडर परफॉर्मेंस के ईयर के बाद में सही प्राइसेस एंड स्ट्रक्चरली कुछ अच्छा चेंज हो रहा है। तो ये मौके कम-कम आते हैं। तो इसलिए हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा एक्सपोज़र काफ़ी बड़ा किया। और दूसरा जो आपने बताया फार्मा और एपीआई, उस स्पेस पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी बुलिश है पिछले 2-3 सालों से। तो हमारा ये ओवरवेट स्टैंस बना हुआ है। इस साल में भी हमने कुछ खरीदे हैं। और ये एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। ये आप चाहे फार्मा ले लो, दोनों अलग-अलग सेक्टर है। फार्मा, एपीआई एंड सीडीएमओ दोनों अलग-अलग है। दोनों का बहुत ज़्यादा लिंकेजेस नहीं है वैसे, पर दोनों ही सेगमेंट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये आने वाले 5, 7, 10 सालों में स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसमें आपको स्टॉक लेके बैठे रहना है, क्योंकि उसमें ऊपर-नीचे होगा, पर फुलनेस ऑफ टाइम में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन क्रिएट होगी। तो इसलिए उस सेगमेंट में हम स्ट्रक्चरली ओवरवेट रहे हैं, और हमने अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं किया। हम वहीं ऐसा रखे, हमारा प्लान है वैसा रखने का कुछ समय तक। विकास जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और बैंकों पे जो आपका टेक है वो पहले से मेरे को इनफैक्ट आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आप इस बात को मैं बहुत जानता हूँ। अच्छा, ये जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही विकास जी की 100 बेसिस पॉइंट का कट, दैट्स सब्सटेंशियल वन। और एक और बात, जब हम फरवरी में बजट देख रहे थे, वहाँ पे इतना बड़ा टैक्स कट, एक सेक्टर जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया और इस बार बाई चांस क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, वो है FMCG पर। आपका टेक क्या है? उस वक्त हमने सोचा था पोस्ट बजट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, लेकिन वो कोलैप्स हो गई पूरी रैली। आज क्वार्टरली अपडेट्स के बाद जब कंपनियां कह रही हैं कि थोड़ी डिमांड में पिकअप है, आप FMCG को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? आपने क्या दाव खेला है, या फिर व्यू क्या रखते हैं आप इस वक्त? जैसे हमारा ये मानना है कि देखिए, मार्केट्स शॉर्ट टर्म व्यूज को रिएक्ट करता है। जब मुझे याद है बजट का जब टैक्स रेट कट आया, तो सारे एफएमसीजी स्टॉक्स ऊपर थे। मैंने एक अपने कोई इंटरव्यू में कमेंट भी किया था, ये एकदम पागलपन है, क्योंकि जस्ट कोई सरकार में टैक्स काट दिया तो उससे कोई कल क्वार्टरली नंबर साबुन खरीदने में नंबर नहीं बढ़ जाएंगे, वो सब नहीं होगा। तो एफएमसीजी कंपनीज का ड्राइवर ऐसे नहीं होता है, आई थिंक सो। एंड दूसरी बात, एफएमसीजी कंपनीज काफी हाईली वैल्यूड हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस कंपनी का स्ट्रक्चरल बिजनेस मॉडल ठीक है, जिसका बेनिफिट हो रहा है। तो आप देखेंगे तो अभी थोड़ा थोड़ा डिमांड, वैसे डिमांड कोई बहुत ज्यादा
चेंज नहीं होता, कुछ कुछ कंपनियों के मॉडल में डिमांड वापस आ रही है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, और अभी मॉनसून की वजह से थोड़ा सा ये भी माहौल बन रहा है कि हो सकता है रूरल अर्बन सब डिमांड ठीक हो जाए, तो उस वजह से थोड़ा सा सेक्टर में वापस आ रहा है। बट हमारा इस सेक्टर पे थोड़ा सा जनरली इसके वैल्यूएशंस को देखते हुए रुझान हमेशा कम रहता है, क्योंकि हमको हमारे पास एक रुपया है, उस रुपए को हमको एलोकेट करना है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो हमको जनरली एफएमसीजी में स्ट्रक्चरल रिस्क रिवॉर्ड कम दिखता है। वहां पे कंपनियां फिर भी ठीक करेंगी, पर स्ट्रक्चरल रिस्क रिवॉर्ड जहां पे थोड़ा बड़ा पैसा रिस्क एडजस्टेड बन जाए वो थोड़ा कम दिखता है हमें। तो इसलिए हमारी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स एफएमसीजी स्पेस में नहीं है। ओके अभी बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मतलब एफएमसीजी में आपकी होल्डिंग नहीं है। एक दो बास्केट और जिस पर मैं आपका व्यू चाहता हूँ विकास जी। कैपिटल मार्केट थीम ने बहुत लोगों को पैसा बना के दिया, और जिन्होंने शायद अक्टूबर के डिप्स को बाय किया, नवंबर के डिप्स को बाय किया, पैसा उन्होंने भी खूब बनाया। अब आपका व्यू इस प्राइस पर, आई मीन बीएससी, एमसीएक्स, सारे के सारे डिपॉजिटरीज और इवन आई थिंक कंपनियां भी, आई मीन इंडिविजुअल कंपनियां, सब ने अच्छा पैसा क्रिएट किया। इस प्राइस पे कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या? आपका व्यू क्या है इस पर? मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक पे कमेंट नहीं करूंगा, बट आप जो भी सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो कैपिटल मार्केट से लिंक्ड है, और कुछ प्लेटफॉर्म प्लेयर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्लेयर्स हैं, तो आप देखेंगे तो ये बिजनेसेस जो है इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है। इंडिया में हर तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज इज वाइड, चाहे वो डीमैट को लेके हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट के लेके हो, इंश्योरेंस को लेके हो, तो ये और म्यूचुअल फंड्स को लेके बास्केट बढ़ रही है, और ये आने वाले सालों में और बढ़ेगी। ये ट्रेंड एकदम सिमिलर जो यूएस में 80s में 90s में हो वैसा ही है। तो ये इसको आपको उस नजरिए से ही देखना पड़ेगा। टेक्निकली एक दो क्वार्टर छोटी मोटी न्यूज आते सब होते रहेगा, पर मुझे लगता है ये सारी के सारी कंपनियां अगले 5 7 10 सालों में बहुत बड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आप सोच सकते हैं, एक चाहे आप भले कोई म्यूचुअल फंड को ले लीजिए, एक टाइम पे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड का एसेट्स 10,000 करोड़ हुआ करता था, आज हमको 25,000 करोड़ रुपए महीने की एसआईपी आती है इंडस्ट्री लेवल पे। तो फुलनेस ऑफ टाइम में जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, जैसे जीडीपी ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ती है, वो चैनलाइज होके इन्हीं प्लेटफॉर्म्स और पार्टिसिपेंट्स के थ्रू चैनलाइज होती है एंड गेट्स इन्वेस्टेड। सो ये बहुत स्ट्रक्चरल गुड प्लेज है और हाईली कैपिटल एफिशिएंट प्लेज होते हैं, आरओसीज वगैरह अच्छी होती हैं। तो खाली आपको ये देखना है वैल्यूएशन रिस्क रिवॉर्ड, उसके बाद में आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। बट स्ट्रक्चरली स्पीकिंग ये सेगमेंट बहुत अच्छा और वैलिड सेगमेंट है। अच्छा विकास जी, मैं आपका अगेन एक पोर्टफोलियो मैं गो थ्रू कर रहा था, उसमें मैं मार्केट कैप एलोकेशन देखकर थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। 27% आपका लार्ज कैप है, 39% मिड कैप और 33% स्मॉल कैप है आपका। तो काफ़ी मिड और स्मॉल कैप डोमिनेटेड पोर्टफोलियो है आपका। इस मार्केट में आपको लगता है यहाँ पर भी मिड कैप और स्मॉल कैप इतनी बड़ी रैली के बाद जो हमने देखे हैं पिछले कुछ साल में, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा अल्फा जनरेट करके दे सकते हैं? अनुज, मैं आपको इस पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लोग बोलते हैं रिस्क स्मॉल एंड मिड कैप में होती है, ये एक्चुअली टोटल गलत फिलॉसफी है अकॉर्डिंग टू मी। रिस्क दो तरह की होती है, एक रिस्क होती है लॉस ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, जो आपका रुपया पूरा टूट जाए। दूसरी रिस्क होती है रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी, कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ऊपर नीचे जाए। नाउ मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर दूसरी रिस्क बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जब मार्केट सेंटीमेंट खराब होता है तो सब लोग बेचते हैं, तो स्टॉक्स ज्यादा ड्रॉ डाउन करते हैं। पर अगर आप ये भी सच है कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर, इफ यू लाइक ए कंपनी एंड ए बिजनेस एंड ए मैनेजमेंट, आप उस कंपनी को स्मॉल बाई करना चाहोगे ताकि आपका बहुत बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में बन पाए, राइट? तो मैं मानता हूं कि अगर कोई सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर जो वॉलेटिलिटी रिस्क को सहन कर सकता है, जो मुझे लगता है काफी बड़ा सेगमेंट है, तो आपको एक्चुअली ये स्मॉल एंड मिड कैप में ऐसी ऐसी आइडिया मिलेंगी जैसे आपको सॉलिड रिटर्न बन सके, 20 25 30% रिटर्न बने। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग फंड आपने देखी है, हमने अक्टूबर 2020 में लॉन्च की थी, सारी मिड एंड स्मॉल कैप थी, आज उसका रिटर्न 40% के आसपास चल रहा है 6 साल से और 5 साल से। तो क्योंकि उसमें आपने और हमने चर्न ज्यादा नहीं करते, तो अब उसमें अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करके, अच्छी मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करके बैठ जाओ, उसमें आपको 5 गुना 10 गुना पैसा बनता है। इस जर्नी में आपको 30% की भी ड्रॉडाउन आती हैं। तो मैं मानता हूं कि स्मॉल एंड मिड कैप की रिस्क जो है, टाइप बी रिस्क जिसको हम बोलते हैं, रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी इज स्लाइटली हाई, बट टाइप ए रिस्क अगर आप कंपनी को चूज सही करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट की क्वालिटी सही अपना काम कर लेते हैं, तो वो ज्यादा नहीं होती है। तो ये समाव क्रिएट कर दिया गया मिड एंड स्मॉल कैप बिग रिस्क की। एक्चुअली रिस्क इज नॉट इन द मार्केट कैप, रिस्क इज इन द बिजनेस मॉडल एंड इन द मैनेजमेंट क्वालिटी। अगर आप वो दोनों चीजें समझ जाते हैं तो आपको स्मॉल या मिड उससे क्या फर्क पड़ता है। इनफैक्ट ये दोनों सही है तो मैं कंपनी को छोटा खरीदना चाहूंगा। I would rather buy a company which is small but great management and great
बिजनेस मॉडल सो दैट आई कैन रन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हेंस हमारी जो भी अप्रोच रही इन्वेस्टिंग की वो यही रहती है कि अच्छे क्वालिटी मैनेजमेंट पे और अच्छे बिजनेस मॉडल पे पैसा लगाओ एंड आप उसको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करो। एंड इसलिए हमको कभी घबराहट नहीं होती है। इवन आप देखेंगे तो हमने पूरे पिछले 1 साल में एक नैरेटिव बन रहा है स्मॉल मिड कैप्स आर रिस्की। हमने कभी घबराहट नहीं की। हम हमारे पोर्टफोलियो को वैसे ही बनाए रखे जैसे थे। बीच में मार्केट आया, वापस आ गया। अगर आप देखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो नीचे से बेटर रिकवर हुआ है एज कंपेयर टू मार्केट। तो दैट शोज द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। बिल्कुल नहीं, खैर और काफ़ी मतलब ऑब्वियसली आप स्टॉक्स पे बात करेंगे नहीं, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी रिसेंट लो से अच्छे मूव्स देखे हैं हमने। ये डिफेंस में आपका क्या व्यू है? अब ये आपकी पर्सनल कैपेसिटी में भी एक बहुत बड़ी डिफेंस होल्डिंग है। पोर्टफोलियो में आपके हैं क्या डिफेंस स्टॉक्स, और अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डिफेंस एक अच्छा सेगमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस डिफेंस में पिछले 1 डेढ़ 2 साल में काफी फैड बन गया। उसकी वजह से जो कंपनी डिफेंस नहीं भी करती अपने आप को पोजीशन डिफेंस करती है। जैसा कि बताता हूँ, एक कंपनी हम मिले, उसका डिफेंस 5% है, ऊपर उसकी पिच पूरी डिफेंस के अराउंड ही है। तो कहने का मतलब इस सेगमेंट में जब कोई फैड बनता है तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ऑन क्वालिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल, ऑन क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ द और द वैल्यूएशन। जो तीनों चीज स्ट्रेच हो चुकी थी पिछले 1-2 सालों में, जो अभी थोड़े-थोड़े कुछ करेक्ट हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा डिफेंस सेगमेंट अच्छा है, और आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस मॉडल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे मार्केट में जब फेड चलती है तो काफ़ी मैनेजमेंट प्रमोटर्स आके मार्केट को थोड़ा मिसगाइड करके उसका फायदा लेना चाहते हैं। तो खाली केयरफुल रहने की जरूरत है, सेगमेंट अच्छा है। ओके विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और मतलब इंडस्ट्रीज पे अपना अपना व्यू रखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलते हैं, अब एक काम करते हैं, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव समझते हैं। यहाँ से हमारे साथ राहुल शर्मा मौजूद हैं इस वक्त, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के। राहुल, गुड मॉर्निंग। राहुल, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम 10 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहे हैं निफ्टी पर, निफ्टी बैंक अबाउट 20 डिमा। दैट्स इनफ? जो रीसेंट प्राइस डैमेज हुआ लास्ट वीक का, या फिर अभी आपको पेन और दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो अक्रॉस द मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंसोलिडेशन के मोड में है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये जरूर है कि पिछले वीक मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स ने नया हाई लगाया, यानी कि निफ्टी में और ओवरऑल अगर ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में देखें तो कंसोलिडेशन है। लेकिन जो मिड कैप्स है अभी भी सेटअप काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट का जो रिस्क है, रिस्क एपेटाइट है, वो अभी भी बना हुआ है। और ओवरऑल हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन आज नहीं तो कल पूरा होना चाहिए। खास करके अगर वीकली सेटअप देखें निफ्टी का तो हमें लगता है कि 25,222 जो कि काफी एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब एक सपोर्ट बन चुका है। और निफ्टी में हमें लगता है कि इस वीक में हमें एक फॉलो अप राउंड देखने को मिल सकता है, जहां पर निफ्टी तैयारी कर सकता है 25,800 26,000 तक के लेवल्स टेस्ट करने की। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखें। इनफैक्ट 25,400 पे भी आप यहाँ पर तेजी का व्यू रख के चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। और ओवरऑल जो मार्केट कंपोनेंट्स है, जैसे खास करके अगर हैवी वेट्स की बात करें, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी भी स्टॉक काफी मजबूत है। इनफैक्ट आपके चैनल पे कई बार रेकमेंड किया है इसे, और अभी भी रिलायंस का जो सेटअप है वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जो हमारा इनिशियल टारगेट था 1550 का ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, और अभी शायद 1600 तक के लिए जगह रिलायंस में ओपन अप होती हुई दिख रही है। दूसरा आईटी क्षेत्र यानी कि टीसीएस का एक रिजल्ट है इस वीक। तो आईटी इंडेक्स मुझे काफी बेहतरीन लग रही है, कंसोलिडेट कर रही है काफी सेशन से। और इसमें आई थिंक इन्फोसिस पे हमारा झुकाव ज्यादा है। इन्फोसिस का सेटअप हमें ज्यादा बेहतर लगता है। इन्फोसिस को इन लेवल्स पर बाय किया जा सकता है। 1600 पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, और हमें लगता है कि तकरीबन 1680 1700 तक के लेवल्स इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी और रिलायंस, ये दो सेक्टर है जो पॉजिटिव लग रहे हैं। इसके बाद जो हमने लास्ट मंडे भी आपके शो पे डिस्कस किया था, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये देखिए अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। इनफैक्ट एसबीआई पे हमने लास्ट मंडे बाय इनिशिएट किया था। अभी भी हमें लगता है कि और तेजी एसबीआई में आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट कैनरा बैंक इस लिस्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा। कैनरा बैंक का सेटअप काफी मजबूत दिख रहा है इन लेवल्स के ऊपर, और मुझे लगता है कि 120 125 तक के लेवल्स कैनरा बैंक में आने वाले 10 से 15 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल हमें लगता है कि ये सिलेक्ट सेक्टर्स और स्टॉक्स है जो मार्केट को एक तरह से टूटने नहीं दे रहे,
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे ही ग्लोबल संकेत थोड़े सुधरेंगे या फिर जो ट्रेड वॉर जो चल रहा है, एक तरह से जो डील साइन होनी है इंडिया यूएस के बीच में, वो अगर वहां पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो मार्केट को एक ट्रिगर मिलेगा और निफ्टी शायद एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा इस सीरीज में, यानी जुलाई महीने के अंदर हमें लगता है कि निफ्टी नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। ओके, निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा सकता नया। आप चलिए, ये कुछ लार्ज स्टॉक्स की बात हो गई। इसके अलावा अब स्मॉल कैप या मिड कैप में भी कोई स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर? राहुल जी, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग अनुज। सो यस, बिकॉज ओवरऑल लार्ज कैप्स में थोड़ा सा यहाँ पे पॉज है। अगर हम मिड कैप की तरफ देखें तो रियल एस्टेट स्पेस में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगता है। जो जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है उसने कंसोलिडेशन पूरा किया है। इनफैक्ट डीएलएफ में सेटअप हमें काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं हाई बीटा फ्लेवर यहाँ पे देखना चाहूंगा तो मुझे लगता है कि जो जो टीयर 2 टीयर 3 स्टॉक्स है उनमें एक्टिविटी अच्छी देखने को मिल सकती है। हपटाउन का सेटअप काफी बढ़िया लगता है। स्टॉक ने एक 200 से लेकर 280 तक का बड़ा मूव दिखाया है और हमें लगता है कि अभी भी मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर खत्म नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि तकरीबन 300-310 रुपए तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में हपटाउन में देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस में हमें लगता है कि जो एक कूलिंग ऑफ हुआ है, यहाँ पर एक फॉलो अप बाइंग में खास करके जो ओवरऑल सेक्टर है हमें लगता है कि आती हुई दिख सकती है। तो हमारा आउटलुक जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में पॉजिटिव है और रियल एस्टेट स्पेस में आई थिंक यहाँ पर चेरी पिकिंग की जा सकती है। ओके, अच्छा राहुल जी, ये जो एफएमसीजी में आज क्वार्टरली अपडेट्स के बाद मूव आया है, ये आपको इसका इम्पैक्ट चार्ट्स पे सिर्फ इक्का दुक्का दिन लगता है? क्योंकि अब थोड़ा सा हमें ना बैकग्राउंड थोड़ा तलाशें जब एफएमसीजी स्टॉक्स का, तो वो पोस्ट बजट भी स्विंग कोलैप्स हो गया था। तो मतलब सस्टेनेबल लग रहा है क्या आपको ये? और अगर हाँ तो कोई खास स्टॉक फ्यूचर? ये देखिए, ऐसे मार्केट में जब निफ्टी एकदम ऑल टाइम हाई के पास है, एफएमसीजी ने काफी स्ट्रगल किया है। ओवरऑल जो चार्ट सेटअप है अभी तक बड़ी तरीके से रिवर्स नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये शायद एक दो दिन में फिजल आउट होता हुआ दिखे और स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि अगर इसमें तेजी आनी है इंडेक्स में तो 56,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो एक ब्रेकआउट बनेगा, जहां पर हमें लगता है कि 58, इनफैक्ट 60,000 तक के भी लेवल शायद आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिले। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच पर रखिए। आई थिंक जो जो फोकस है, आई थिंक जो सिलेक्ट लार्ज कैप स्टॉक से जिनकी हमने बात की, आई थिंक वहां पर किया जा सकता है। और जब तक निफ्टी में मोमेंटम नहीं वापस आता है या फिर ब्रेकआउट नहीं आता है मिड कैप स्मॉल कैप में, हमें लगता है कि एक तरह से एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हॉट रहेगी और ओवरऑल जो जो मार्केट का अंडरटोन है मेरे हिसाब से बुलिश है, चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा जो रिजल्ट्स है वो भी एक तरह से इम्पेटस देते हुए दिखेंगे इस महीने में मार्केट के लिए। ऑलराइट, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू अनुज, शो में थैंक यू सम्मिलित होने के लिए।